So now I am going to discuss about the strategy of chemistry for NEET. So as you very well know, chemistry is divided in three parts: physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज मोर और लेस न्यूमेरिकल बेस्ड. द मेन concept you should focus that you have to learn all the formulas properly, focus on basic concepts, focus on words which we actually don't focus. तो हमें फोकस करना चाहिए क्वेश्चन में वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि अगर हम वर्ड अपना ठीक से नहीं देखते हैं तो वहीं पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. जैसे सपोज क्वेश्चन ने पूछा मोल कॉन्सेप्ट में, सिंपल अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन गैस एंड वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Simple problem is O is the atom and O2 is the molecule, and we don't focus on this and our questions become wrong. तो हमें फोकस करना चाहिए बेसिक स्टेटमेंट्स के वर्ड्स पर, कि जो फार्मूले जैसे याद किए हैं, किस फार्मूले में किस टर्म का क्या मतलब है, इन बातों पर बहुत फोकस करना होता है. PV = nRT. P मतलब प्रेशर, एवरीबॉडी नोज, लेकिन प्रेशर इंटरनल कि प्रेशर एक्सटर्नल, प्रेशर गैसियस सिस्टम का लेना है या प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं वो लेना है. ये जो बेसिक बातें हैं जिन पर हम फोकस नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत होते हैं. अदरवाइज फिजिकल केमिस्ट्री इज सिंपली बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तुमने ठीक से बस फार्मूले याद किए हुए हैं, यूनिट्स पर अगर तुमने फोकस किया है, यूनिट्स कि किस फार्मूले में किस यूनिट में हमें वैल्यूज पुट करनी है, यूनिट्स पैरामीटर्स की एक दूसरे से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. कई बार ऐसे फार्मूले भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट बेस्ड हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मोलर कंडक्टेंस का एक फार्मूला तुम लोगों को याद होगा कि लैम्डा मोलर इक्वल टू K into 1000 अपॉन मोलारिटी. नोबडी नोज दैट फार्मूला इज बेस्ड ऑन यूनिट्स. कि मोलारिटी तो पता है हमें मोल्स पर लीटर में रखनी है, वहां पर K जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी यूनिट डिफाइंड है उस फार्मूले में कि तुम्हें S पर सेंटीमीटर में ही रखना है. अब अक्सर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें मोलर कंडक्टेंस S मीटर स्क्वायर में निकालना है तो हम K को S पर मीटर में पुट कर दें, मोलर कंडक्टेंस S सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है तो हम K को S पर मीटर में पुट कर दें. लेकिन ऐसा नहीं है. फार्मूला इज बेस्ड ऑन यूनिट, दैट इज डिफाइंड फॉर द यूनिट S पर सेंटीमीटर ओनली, एंड देयर आर सो मेनी फार्मूलाज लाइक दिस. तो आप लोगों को जो भी फार्मूले याद किए हैं, तो अगर तुम्हें पता है कि इस फार्मूले में यूनिट डिफाइंड है, तो सिर्फ फार्मूला नहीं याद होना चाहिए, ये भी साथ में याद होना चाहिए कि इस फार्मूला हमने किस यूनिट के बेस पर याद किया है. क्योंकि यूनिट गलत होते ही हमें पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन हमारा कब गलत हो गया. तो फिजिकल केमिस्ट्री में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर हमने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्वेश्चन में वर्ड बाय वर्ड अगर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे बहुत सिंपल ही होते हैं, और अगर हम फार्मूले में यूनिट्स का ध्यान देते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप में तैयार हो जाती है. और ये सब गलतियां तुम अपने आप फील करोगे जब तुम आगे टेस्ट देना शुरू करोगे. तो जब टेस्ट दोगे तो तुम अपने आप देखोगे, मैं जब टेस्ट डिस्कस करूंगा तब भी तुम्हें वहां पर पता लगेगा कि किस तरह से वहां पर हम गलत कर रहे हैं, कैसे गलत कर रहे हैं. तो वो गलतियां अगर हमने सुधार ली तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें बहुत सिंपल लगना शुरू हो जाएगी. बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में आज सच कुछ स्पेशल नहीं है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर सबको पता है, फार्मूले याद है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो तीन चैप्टर्स हैं: पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जो कि प्रॉपर तुम्हें टीचर्स ने जो पढ़ाया है, वो जितने अच्छी तरह से तुमको पढ़ाया गया है, उतने अच्छी तरह से तुम्हें पढ़ा होना चाहिए. एक एक कॉन्सेप्चुअली बातें क्लियर होनी चाहिए, जो कि तुम टीचिंग के थ्रू सीख सकते हो. नोट्स अपने तुमने जो बना के रखे हुए हैं उनसे रिवाइज करो उनको, लेकिन केवल डायरेक्ट बुक्स से ये चैप्टर्स नहीं करने हैं. तो टीचर्स के नोट्स के थ्रू, अपने जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसके थ्रू इन सब बातों को, पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करो. हर साल क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन पर. पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो दीज आर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स. पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इन दो चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड रेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ये जो 5 चैप्टर्स तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, इसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है. इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस सिंपली क्या, लर्निंग बेस्ड. तो वो हमें लर्न करने हैं. उसके लिए हम कहते हैं एनसीईआरटी जरूर कवर्ड होनी चाहिए. तो टीचर्स के नोट्स अगर तुम्हारे पास हैं तो नोट्स में एनसीईआरटी कवर्ड होनी चाहिए. अगर नहीं कवर्ड है तो टीचर्स के नोट्स भी पढ़ो और साथ में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ो. या फिर प्रिंटेड नोट्स जैसे कि हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं. हमारे पास प्रिंटेड नोट्स हम जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, उसमें एनसीईआरटी प्लस
ऑल द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आर ऑलरेडी रिटन इन प्रिंट फॉर्म। तो वो सब कवर्ड होना बहुत जरूरी है। तो उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी टॉपिक्स में 5 चैप्टर्स के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस जरूर करना है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन 5 चैप्टर्स के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और बाकी 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर कभी भी तुम सोचो कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर टीचिंग नोट्स तुम्हारे पास हैं, उन नोट्स के थ्रू पढ़ो। उसमें ऑर्डर्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऑर्डर्स है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एंगल्स, डायपोल मोमेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड सो मैनी। तो सारे के सारे ऑर्डर्स कब कैसे ऑर्डर्स बनाने हैं, उनके लिए प्रॉपर जो स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स तुम्हें टीचिंग के थ्रू पता है। उन सब स्टेप्स को सिस्टमैटिक फॉलो करो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब फाइनली अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज 1/3 ऑफ केमिस्ट्री। तो अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस इन नीट वी आर गेटिंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 15 क्वेश्चंस अगर है मैक्सिमम, तो उनमें से 5 क्वेश्चंस आर प्रॉपरली लर्निंग बेस्ड। कौन से चैप्टर्स? पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, फोकस ऑन दी चैप्टर्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्यूरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 5 questions every year in NEET are on the basis of these chapters which are simply learning based. इनमें से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड environmental chemistry, these two chapters you have to study only from NCERT. No need to do any other thing, any other book. Simply from NCERT you can do these 2 chapters and simply you learn them line by line. You have to learn them. So many things are bio-related also, so you will feel easier in those chapters. And one more chapter is easier for you, that is biomolecules. That is also bio-related chapter. Some chemical reactions of glucose, fructose, these are told you by teachers, but other points are bio-related. These 3 chapters you feel very comfortable. इसके अलावा polymers and purification, characterization, qualitative, quantitative analysis, these points you can get from the teachers also and also cover the NCERT. Then focus on these 5 chapters. These are very much scoring and you can do questions simply by learning these chapters. तो इन 5 चैप्टर्स पे फोकस करो। अब आता है रेस्ट 10 क्वेश्चन, 9 to 10 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म, इनके नोट्स होते हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं हमको, क्योंकि एनसीईआरटी से नहीं हो सकता पॉसिबल। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ रहे होगे क्या? इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, right? Ortho para activity of benzene rings, acidic strength, basic strength. These are the topics of general organic chemistry. So these topics you have to study very properly by teacher's notes. After then, mechanism of some reactions. Basically, if we talk about addition reactions, substitution reactions, elimination reactions, addition with electrophilic addition, nucleophilic addition, right? Similarly, electrophilic substitution, nucleophilic substitution and elimination reactions. These basic mechanisms you have to study with examples that you can study from the notes that you will have from your teachers. So those notes are very much important and basic examples, not very tough examples. कोई भी बहुत बड़े बड़े साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इन सब पर करने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स ऑर्गेनिक में तुम लोग बहुत गलत रिकमेंड कर लेते हो कि MS चौहान बुक रिकमेंड कर ली, बिल्कुल जरूरत नहीं ऐसी बुक्स की। नीट में इन सब बुक्स पे अगर जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम ही होगी, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे। हाँ, मैकेनिज्म का बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट द टफ एग्जांपल्स, सिंपली लीव देम। तो ऐसी कोई भी बुक मत करो, नॉर्मल क्वेश्चंस करो, नॉर्मल मैकेनिज्म जो पढ़ाई जाती है उसी से करो, बहुत आसान लगेगा। और अगर इधर सब इन सब बुक्स की तरफ भागने लगोगे तो यही सब तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, तुमको लगेगा ये तो बहुत टफ है। इसके बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल, अराइल, हैलाइड से जो चैप्टर्स के नाम हैं, इन चैप्टर्स में फिर क्या बचता है उसके बाद? रिएक्शंस। तो ये सब रिएक्शंस, रिएजेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो रिएक्शंस, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर्स पढ़ो, एनसीईआरटी भी फॉलो करो, टीचर्स नोट्स भी फॉलो करो
और उसके बाद बेटर इज कि एक अपनी तरफ से हर चैप्टर का एक चार्ट बनाओ अपनी लैंग्वेज में। उसको टीचर से लेने की जरूरत नहीं, अपनी लैंग्वेज में उस चैप्टर में कितने रिएजेंट्स यूज हुए, कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनका बेसिक रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, शॉर्ट में। तो एक चार्ट टाइप रिएजेंट्स का और रिएक्शंस का बनाओ जिससे कि रिवीजन में आसान है, क्योंकि लर्निंग बेस्ड है। तो जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, एल्काइलर, हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, इन चैप्टर्स के रिएक्शंस पढ़ने के बाद एक चार्ट डेवलप करो। हर चैप्टर का एक चार्ट बनाओ अपनी लैंग्वेज में, अपनी ही तरह से, अपने स्टाइल से, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। उस चार्ट को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। जब भी शॉर्ट टर्म में रिवाइज करना है तो उन चार्ट्स को रिवाइज कर लो, और उन चार्ट्स को रिवाइज कर लोगे तो आराम से सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड, डायरेक्ट रिएजेंट बेस्ड नीट में आते हैं। नीट की खास बात है स्पीड विद एक्यूरेसी। तो स्पीड डेवलप होती है प्रैक्टिस से, और एक्यूरेसी डेवलप होती है कंसंट्रेशन हाई होने से। जो मैंने शुरू में कहा तुमसे, क्वेश्चंस में वर्ड्स पर ध्यान दो। स्टेटमेंट तुम लोग कई बार आधा स्टेटमेंट पढ़ते हो और आधा अपने आप एज्यूम कर लेते हो। यही सब बातें हैं जो हमें सिली मिस्टेक्स करवाती हैं। बाकी टफ जैसा कुछ नीट में नहीं आता। कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें बहुत कुछ आना चाहिए। हाँ, सब कुछ बेसिक आना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए कि हम सिली मिस्टेक्स ना करें, जल्दी करें। उसके लिए प्रैक्टिस इतनी करो जिससे कि ये सब क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। राइट? तो अगर इन सब बातों पे फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। और टेस्ट एंड डिस्कशन जब ठीक से देखोगे तो उससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। राइट?